हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको वीक के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो करंट अफेयर्स हैं वह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यह आपका पेंडिंग जो लास्ट करंट अफेयर्स रह गया था वह आपका यह लास्ट है। उसके बाद आगे आपको जो वीक के जो पैरेलल आपके करंट अफेयर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो इस कड़ी में देखा जाए तो यह आपका जो करंट अफेयर्स है वह 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जो आपके करंट अफेयर्स बाकी रह गए थे वह आपका यह कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वीकली करंट अफेयर्स वीडियो है और थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा। तो आप लोग कृपया पेशेंस के साथ देखें, क्योंकि आपको यहाँ से करंट अफेयर्स करने के बाद कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। और आपको यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट नहीं बल्कि आपको एनालिसिस मेथड से देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट होगा और आप आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। और कोशिश करें फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट लगे आप लोग कृपया नोट्स भी बना सकते हैं। साथ में आपको यह पीडीएफ आसानी से आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जहाँ पे आपको क्या होगा सभी करंट जो कि आपको पीडीएफ है आसानी से मिल जाएंगे। तो इस टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। तो हाथी बचाओ दिवस जो कि हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह जो उद्देश्य इसका रहता है वो हाथियों का जो हाथियों द्वारा सामना किए जाने वाले जो मुद्दे होते हैं उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और इसका जो इस साल का थीम है वह थीम दिया गया एक सतत कल के लिए हाथियों को आवाज़ की सुरक्षा। और फ्रेंड्स, थीम बेसिस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया आप लोग थीम नोट करके रखें और बार बार रिवीजन करते रहे। साथ में इससे आगे के पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि 1992 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर का जो कि यह पहला एम्स है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है और हाल ही चर्चाओं में रहा है। तो यह गुवाहाटी में पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया है। यह भारत के पूर्वोत्तर का पहला एम्स है। गुवाहाटी में एम्स की आधारशिला पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी। तो यह पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि यह पूर्वोत्तर का जो पहला एम्स है। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है आपका, किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में क्या किया है, हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा यह हैदराबाद में किया गया है, जहाँ पर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची जो यह प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। और यह जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है वह 132वीं जो कि जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया गया है। इसकी स्थापना किया गया है। यह भारत में जो कि अंबेडकर की देखा जाए तो सबसे बड़ी और सबसे ऊंची प्रतिमा है। और यह जो कि प्रतिमा है हुसैन सागर झील के किनारे बनाया गया है। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखें। आगे देख लेते हैं, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो यह जो कि अवार्ड वो आदित्य बिरला समूह के जो अध्यक्ष है कुमार मंगलम को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाटा स्टील के जो कि चेयरमैन हैं कौन है, तो टीवी नरेंद्रन को AIMM जो कि JRD टाटा के लीडरशिप अवार्ड द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेता हूँ। तो ये क्या है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड किसे दिया गया। तो यह जो कि आदित्य बिरला के समूह के जो अध्यक्ष है कुमार मंगलम को उसको दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को याद रखें। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि दिया गया है, G20 की
G20 की वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुख की मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? और यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल G20 का हमारे देश में आयोजन किया जा रहा है, तो आपको G20 से बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कृपया नोट्स बना के ज़रूर रखें क्योंकि हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसके एनालिसिस देख लेते हैं, जिसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक जो कि कहाँ, वाशिंगटन DC में आयोजित हुई है। और इस बैठक की जो अध्यक्षता किया गया वह भारतीय वित्त मंत्रालय कौन किया है? निर्मला सीतारमण ने इसका जो कि अध्यक्षता किया है। और इस दौरान RBI के जो कि गवर्नर कौन है? जो शक्तिकांत दास, वह भी मौजूद थे। तो इस पॉइंट को आप याद रखें। G20 सदस्य जो कि 13 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों का जो कि प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो इस पॉइंट को आप नोट करें, जो कि वाशिंगटन DC में किया गया है। आगे देख लेते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि आपको 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक प्रकार से क्या है? आनुवंशिक बीमारी है जो खून में थ्रोम्बोप्लास्टिक या क्लॉटिंग जो कि फैक्टर की कमी की वजह से होता है। यह एक प्रकार से जो कि आनुवंशिक बीमारी है और खून में जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिक या क्लॉटिंग फैक्टर जो कमी होता है उसकी वजह से यह बीमारी होता है। कौन सा? हीमोफीलिया। और इसकी थीम जो कि आपको याद रखने हैं, और यह काफ़ी लंबा आपका थीम दिया गया है, तो आप कुछ इसके फैक्ट वाले पॉइंट्स याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट इनहेरिटेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी। तो आप इसको ज़रूर एक बार रीडिंग करते रहें बार बार। आगे देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन दिया गया है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह महाराष्ट्र भूषण जो कि इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो यह केंद्रीय जो कि हमारा गृह मंत्री है अमित शाह ने रायगढ़ महाराष्ट्र में डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण जो कि पुरस्कार दिया गया है। और अप्पा साहब जो कि धर्माधिकारी हैं वह एक प्रकार के समाज सुधारक हैं जो जिन्हें 2017 में केंद्र सरकार द्वारा पद्म श्री नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो यह पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। क्या नाम है? तो डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी। आगे देख लेते हैं, भारत ने किस देश में इनूओचस 23 युद्ध अभ्यास के लिए फाइटर जेट भेजे हैं? तो यह आपको देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से संबंधित है और युद्ध अभ्यास से। तो यह इनूओचस जो कि 23 है युद्ध अभ्यास का आयोजन 18 अप्रैल से 8 मई तक किया जाएगा, जिसमें भारत में इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए सुखोई 30 जो कि फाइटर जेट्स भेजे हैं। तो इसको आपको फाइटर के नाम भी पूछने की संभावना रहता है, तो आप जरूर नाम याद रखें जिसमें सुखोई 30 को इन्होंने शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं, पूर्वोत्तर के किस राज्य में मेरुतई चिरोबा चंद्र नव वर्ष मनाया गया है? तो यह नाम आप याद रखें क्योंकि पूर्वोत्तर से संबंधित है। तो आपको पूर्वोत्तर से संबंधित एग्जाम में तो अक्सर पूछे ही जाएंगे और आपको आगे के एग्जाम में जरूर पूछने की संभावना रहता है। तो यह जो कि साजिबू नोंगमा जो कि एक प्रकार से, और पानवा जो कि मेरितेई चिरोबा भी इसको कहा जाता है। और ये मेरितेई समुदाय द्वारा मणिपुर में मनाया जाने वाला एक प्रकार से त्यौहार है। और अभी हाल ही में जो कि मणिपुर में यायोस्कांग और सांगाई महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर ले क्योंकि यह नाम आपको भूलने की संभावना है। इसके नाम आपको बार बार नोट करने पड़ेंगे। तो मेरुतई चिरोबा और योत्सांग जो कि संगाई, ये दोनों महोत्सव अभी हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। आगे देख लेते हैं, कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो कि कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक 17 अप्रैल से जो कि वाराणसी में शुरू हुई है। और इसमें विषय जो कि दिया गया वह स्वस्थ लोगों और गृह के लिए जो कि सतत कृषि और खाद्य प्रणाली। तो आप इस पॉइंट को याद रखें क्योंकि थीम बेसिस क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो यह थीम आपको जरूर याद रखें। इस आयोजन में G20 सदस्य देशों के लगभग 80 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। और इस बैठक में जो बाजरा और अन्य प्राचीन जो कि अनाज हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान उस पर विचार विमर्श किया गया। तो ये इसकी बैठक जो कि अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। तो आप इस पॉइंट को याद रखें। आगे देख लेते हैं, जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोर प्रोब किसने लॉन्च किया है? तो यह जो कि आपका जूस प्रोज और दूसरे प्रयास में जो कि फ्रेंच गुयाना, कहाँ का है? फ्रेंच गुयाना के कोरू में यूरोप के एक्सपर्ट ने, तो आपको यूरोप के एक्सपर्ट याद रखना है, यूरोप के एक्सपर्ट ने एरियन 5 रॉकेट पे लॉन्च किया है एक जूस जो एक प्रकार का है कि बृहस्पति के बर्फीले और महासागर वाले चंद्रमाओं का पता लगाने का एक मिशन है। यह जूस जो कि एक बृहस्पति के बर्फीले और महासागर वाले जो चंद्रमा का है उसका पता लगाने का एक प्रकार से मिशन है। और यह जो कि जुलाई 2031 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखें।
यह एक प्रकार से यूरोप की जो कि एक्सपर्ट जो कि है उसने यह 5 रॉकेट लॉन्च किया गया है और यह बृहस्पति पे जो आपके बर्फीले और महासागर वाले चंद्रमा का जो है उसका पता लगाएगा। तो यह मिशन जो कि 2031 में इसकी कक्षा में प्रवेश करेगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखें। आगे देख लेते हैं, किस देश में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो यह जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मलेरिया टीका जो कि करने वाला पहला देश कौन सा बना है? घाना बना है। आप इस पॉइंट को याद रखें, घाना जो कि पहला देश बना है जो कि विकसित जो मलेरिया जो कि टीका है उसको मंजूरी देने वाला पहला देश बना है घाना। इस टीके का नाम क्या है? R21/मैट्रिक्स-M। आप इस पॉइंट को याद रखें। आगे देख लेते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया जो कि आपको याद रखने के लिए है क्योंकि इस साल एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो ये फेमिना मिस इंडिया जो कि 2023 फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता का यह कौन सा 59वां संस्करण था। इस संस्करण का जो कि आयोजन 15 अप्रैल 2023 को इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनने की क्या संभावना है? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये इम्फाल मणिपुर में किया गया था, जिसमें कर्नाटक की सिनी शेट्टी, कर्नाटक की कौन है? जो कि सिनी शेट्टी ने राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं जो कि नंदिनी गुप्ता इस प्रकार की विनर है जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। और आपको यह भी पूछा जाने की संभावना है इनको किसने ताज पहनाया? तो ये सिनी शेट्टी ने, कर्नाटक की सिनी शेट्टी जो कि इन्हें ताज पहनाया। आगे देख लेते हैं, किस राज्य में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो गुवाहाटी के सूरजजई जो कि स्टेडियम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने असम में बिहू का प्रदर्शन किया गया है। और यह जो कि इसमें 11,000 से अधिक लोक नृत्यकों और ढोल वादकों ने बिहू नृत्य किया और एक ही स्थान पे जो कि धुलिया ढोल है वो उसने बजाया, जिससे क्या हुआ, एक ही स्थान पे इन्होंने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहू प्रदर्शन कहाँ किया गया है? तो ये गुवाहाटी में किया गया है और इसके जो कि आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह जो कि गिनीज वर्ल्ड बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो यह जो कि इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो इसमें टोटल जो कि 14 मेडल जीते गए हैं। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई। कहाँ हुई? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई। इसका आयोजन 9 से 14 अप्रैल तक हुआ था। इसका आयोजन जो कि 9 से 14 अप्रैल तक किया गया। इसमें जो कि गोल्ड मेडल, आपको अलग अलग मेडल के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, लेकिन आप 14 के तो नाम याद नहीं रख सकते हैं, आप कम से कम गोल्ड मेडल और जो कि ऊपर के जो सिल्वर और ब्रॉन्ज के हैं उसके नाम याद रख सकते हैं। तो गोल्ड मेडल में अमन सहरावत ने 57 kg में इन्होंने विनर रही। और जो कि सिल्वर मेडल में आपका अंतिम पंघाल, रुपिन गहलोत और निशा दहिया, आप 3 नाम याद रख सकते हैं। साथ में ब्रॉन्ज मेडल में जो कि दीपारू मिरिका, सुनील कुमार, नीरज छिकरा और अंशु मलिक, तो यह सभी आपके जो कि ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम है। तो आप यदि टोटल पूछा जाएगा तो आप 14 मेडल के साथ आप याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यह बुजी ब्रिज जो कि भारत के विदेश मंत्री द्वारा डॉक्टर एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत के निर्मित बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो फिलिप न्यासी है और इसकी राजधानी मापुटो। तो आपको इसका राजधानी पूछा जाएगा मोजाम्बिक का तो मापुटो हो जाएगा। और इसके जो कि राष्ट्रपति कौन है? फिलिप न्यासी। और यह भारत द्वारा बनाया गया जो कि ब्रिज है, तो आप इसे याद रखें। आगे देख लेते हैं, बांग्लादेश के किस शहर में 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो यह जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 58 साल में सबसे गर्म दिन रहा और जिसमें क्या हुआ, तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और यह 1965 के बाद सबसे अधिक तापमान है जब उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो यह बांग्लादेश का जो कि राजधानी है ढाका में यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आगे देख लेते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस पे 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो कि इसका आयोजन 17 से 18 अप्रैल 2023 को जो कि सिल्वर ओक इंडियन हेरिटेज सेंटर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका विषय जो कि है मजबूत सीवीजी फाउंडेशन और विकास के प्रगतिशील नीतिगत जो कि ढांचे की ओर है। इसमें इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा आयोजित किया यह एक प्रकार से संगठन जो कि जैव ऊर्जा, पवन और इससे इत्यादि जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है। तो यह आपको याद रखना है। कंप्रेस्ड बायोगैस का जो कि 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। और फ्रेंड्स, आपको
आप एक बार पूरा वीडियो देखें और उसके बाद आप रिवीजन के माध्यम से ज़रूर इसे कंप्लीट करें। तो कम से कम आप इस वीडियो को 3 बार तो ज़रूर देखना ना भूलें, क्योंकि आपको क्या है, वीक में केवल एक करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं। तो ज़रूर इसको 3 बार तो रिवीजन करें, और डेली आपको करंट अफेयर्स के टाइम जो है उसकी बर्बादी से भी आपको इससे सुविधा मिलेगा। तो आप लोग वीक में जब एक बार करंट अफेयर्स आते हैं तो उसको 2 से 3 बार आप ज़रूर, पहले तो आप अच्छे से एक बार देख लें, उसका दूसरी बार क्या करें, आप एक ऑडियो फॉर्मेट की तरह आप सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको लिसनिंग स्किल्स भी इससे आपको अच्छा होगा, और आप एक तरह से देखा जाए तो रिवीजन हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन दिया गया, भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो शैली सिंह ने यह कारनामा किया है, जिसमें 6.48 मीटर की छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। और इससे पहले जो कि रिकॉर्ड है वह अंजू बॉबी के नाम पे सबसे ऊंची है, वो 6.83 मीटर की छलांग जो कि पहला है। तो इन्होंने यह दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। शैली सिंह कौन सा है, वह 17 साल की है। इससे पहले एशिया युवा एथलीट्स चैंपियनशिप और युवा ओलंपिक यह खिताब जीत चुकी है। तो आप इस नाम को याद रख सकते हैं, जो शैली सिंह है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निर्यात गंतव्य के रूप में संयुक्त अरब अमीरात का रैंक क्या रहा है? तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है निर्यातक के मामले में। तो यूएई जो कि भारत के लिए दूसरा महत्वपूर्ण निर्यातक बना है। इसमें क्या हुआ, वित्तीय वर्ष हमारा 22-23 में देखा जाए तो इस दौरान अमेरिका और यूएई क्रमशः पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा, और इस श्रेणी में जो कि नीदरलैंड्स तीसरा स्थान बनाया। तो आपसे यदि पूछा जाएगा जो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ करता है, तो कहाँ कर रहा है, अमेरिका। उसके आगे जो कि आएगा वह यूएई, और तीसरा जो कि नीदरलैंड्स आएगा। तो आप इस पॉइंट को याद जरूर रखें। आगे देख लेते हैं। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भारत में कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? और यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो ये टोटल जो कि 7 राज्यों में इसका स्थापना किया जाएगा। और केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री कौन है, जो कि पीयूष गोयल द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में जो कि प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ये 2 जगह आपको एक साथ दिया गया, लखनऊ और हरदोई। हो सकता है आपको ऑप्शन अलग अलग दिए जाएंगे, तो आपको 2 ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे, ए एंड बी, या एक साथ दिया रहेगा। तो आपको कृपया इसको पढ़ के ऑप्शन टिक करें। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के साथ भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, जो कि एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यह इंपॉर्टेंट देखा जाए तो क्वेश्चन है, तो वीवीआई आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। हाल ही में गंजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गंजम पुरस्कार, तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, एडवोकेट आनंद गोपम के तिक्कादोरु शिवराजू को यह जो कि गजराजम रतन की उपाधि दी गई, और इसका उपयोग जो कि मंदिर के उत्सवों में परेड करने और त्योहारों में थिम्बू जो कि ले जाने के लिए किया जाता है। तो यह देखा जाए तो गंजम पुरस्कार से किसे, तो त्रावणकोर देवस्वामी बोर्ड के अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गोपन ने यह उपाधि अपने नाम की है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया है? तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो कि 2023 प्रदान किए गए हैं, और इसमें राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और यह जो कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो कि सप्ताह 2023 का विषय जो कि पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव है। तो आप इसे याद रखें। और यह कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में इनमें से कौन सा जिला भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बना है? शीर्ष निर्यातक जिला पूछा जा रहा है, तो आपको जिला आप याद रखें। तो भारत में निर्यात हब जो कि पहले के तहत अप्रैल 2021 से जिलेवार निर्यातक का डेटा आकलन शुरू किया गया है। तो इससे पहले देखा जाए तो आपको जिला वाइज आपको नहीं रखा जाता था डेटा, लेकिन 2021 अप्रैल से जिलावार निर्यातक डेटा का आकलन शुरू किया गया है। और इस श्रेणी में देखा जाए तो भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद, चमड़ा, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग सामान, अभ्रक, कोयला, रत्न और आभूषण, हैंडलूम इत्यादि है। और इसी कड़ी में देखा जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो कि टॉप पे आते हैं वो जामनगर, उसके आगे जो कि सूरत और मुंबई, आपका ये क्रमशः याद रख सकते हैं। पहला जामनगर है। आगे देख लेते हैं। ओरियन युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो ओरियन जो कि अभ्यास, तो यह फ्रांस और भारत के द्वारा ओरियन युद्ध जो कि अभ्यास शुरू किया गया है।
अभी इसका देखा जाए तो चल ही रहा है, तो किया जा रहा है। और यह अभ्यास 17 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में फ्रेंच और भारतीय जो कि राफेल है एक साथ उड़ान भरेंगे और इसकी आप एक साथ देख भी सकते हैं। और ये जो कि भारतीय राफेल विमानों के लिए पहला विदेशी अभ्यास है। तो ये देखा जाए तो ये राफेल के लिए पहला विदेशी अभ्यास है, जिसमें दोनों देश के बीच आयोजित अभ्यास कौन कौन से हैं, तो शक्ति है, वरुण, गरुड़। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में यह अभ्यास आयोजित किया जाता है, शक्ति, वरुण, गरुड़। आगे देख लेते हैं। हाल ही में जो कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो गायकी जो कि आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की जो कि स्थापना महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में 2022 में की गई थी। ठीक है, यह हर साल जो कि ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र और समाज के लिए योगदान किया है। और इसमें जो कि पहले जो कि प्राप्तकर्ता कौन थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह खिताब दिया गया। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया, इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इंडिया और स्टील, तो यह जो कि भारत में स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय इस्पात मंत्रालय जो कि और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय तथा फिक्की के सहयोग से यह द इंडिया स्टील 2023 का आयोजन 19 से 21 अप्रैल के मध्य मुंबई में किया गया। और इसमें जो कि भारत का देखा जाए तो भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रॉ स्टील के मामले में है। और इस कड़ी में देखा जाए तो राज्यों में देखा जाए तो सबसे जो कि अधिक है वो उड़ीसा, फिर झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो आप इसे जरूर याद रखें। और यह रिपोर्ट 15 मार्च के हिसाब से भी देखा जाए तो यह इसी क्रम में आपका दिया गया है। उड़ीसा जो कि शीर्ष पे है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। तो यह जो कि हमारा देखा जाए तो यह आपका इस राज्य का नाम याद रख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको स्टील का उत्पादन किया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं। इनमें से किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह हरमनप्रीत कौर जो कि विजडन जो कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस साल जो कि 5 विजडन प्लेयर को दिया गया है। इस कड़ी में देखा जाए तो पहला हरमनप्रीत कौर भी इसमें शामिल है 5 में। तो इसमें जो कि हरमनप्रीत के अलावा टॉम बेंटेल, डेरी मिचेल, बेन फोप्स, पॉटसन को चुना गया है। तो आप विदेशी नाम भी कृपया एक बार रीडिंग करें। बाकी आपको यदि इंडियन नेम हरमनप्रीत कौर दिया गया तो इसे जरूर आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो लीडिंग, और इसके तहत देखा जाए तो लीडिंग T20 क्रिकेटर के नाम जो कि सूर्या कुमार को यह दिया गया है। आगे देख लेते हैं। हिंडन नदी को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह इनमें से किसकी सहायक नदी है, हिंडन नदी। तो यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत लगभग 638 करोड़ रुपए की जो कि 8 परियोजना को मंजूरी दी गई है। और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आपको यहाँ से याद रखना है जो कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। और इसको साफ करने के लिए परियोजना मंजूरी इसकी दिया गया। और इसके साथ साथ जो कि बिहार के क्यूल नदी और MP के शिप्रा नदी को साफ करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल का पहला स्टोर भारत में कहाँ खुला, और यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। और हाल ही में चर्चाओं में रहा आईफोन निर्माता जो कि एप्पल ने भारत में अपने पहले एप्पल स्टोर की शुरुआत मुंबई में की है। कहाँ की है, तो मुंबई में की है। एप्पल स्टोर पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल जो कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखें, यह 100% जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा। और इसके संस्थापक कौन है, तो टिम कुक, रोनाल्ड बेन और स्टीव जॉब्स। आगे देख लेते हैं। फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, तो ये फीफा के जो कि अध्यक्ष हैं इसमें परिवर्तन नहीं किया और इन्हें दोबारा बनाया गया। कौन सा है, जियोनी इन्फेंटी। और इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका कार्यकाल जो कि 2027 तक बढ़ा दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं। और यह हमारा फीफा जो है अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार से फुटबॉल नियंत्रण संस्था है। आगे देख लेते हैं। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो केरल जो कि गर्मियों में जल की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसमें केरल के मुख्यमंत्री जो कि कौन है, पिनरई विजयन ने केरल में जल बजट के पहले चरण के विवरण का अनावरण किया है। और इसमें 15 ब्लॉक के पंचायत जो कि 94 ग्राम पंचायत इसमें शामिल किया गया है। तो आप इसे याद रखें क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है और यह केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। आगे देख लेते हैं।
थावे का उत्सव आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो थावे का उत्सव आपसे पूछा जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो ये पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में बिहार कि गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया है? तो ये बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यह उत्सव गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने और थावे मंदिर जो कि दुर्गा मंदिर है उसके प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अंडर-20 सुकर वर्ल्ड कप की मेजबानी के किस देश को चुना गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो फीफा ने इंडोनेशिया से यह मेजबानी हटाकर, पहले ये कहाँ होने वाला था? तो ये इंडोनेशिया में होने वाला था, उसकी मेजबानी इन्होंने हटा के अर्जेंटीना को अंडर-20 सुकर वर्ल्ड कप को के लिए मेजबान देश चुना है। यह जो कि 1977 से इसका आयोजन हर साल किया जाता है। इसका जो कि 1970 से मेजबानी किया जाता है। इसका जो कि पिछला संस्करण था वो 2019 में किया गया। इसका पिछला जो कि संस्करण 2019 में आयोजित किया गया और इसमें जो कि खिताब कौन जीता था? तो यूक्रेन ने जीता था। और मैंने इसमें आपको हर साल बताया, हर साल आयोजन करने वाला नहीं है, तो आप इसे पॉइंट को करेक्शन कर सकते हैं। बाकी यह जो कि पहले से मेजबानी कौन कर रहा था? तो इसकी मेजबानी इंडोनेशिया कर रहा था, लेकिन इसे हटाकर अर्जेंटीना शिफ्ट किया गया है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय लोक उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक उत्सव पूछा जा रहा है। तो यह जो कि हर साल 2006 से 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं और साथ में नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और यह जो कि 21 अप्रैल को सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था और इसी के उपलक्ष्य में यह 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20-21 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले जो कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और यह शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो कि है वो बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन और गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया है? इसकी जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले जो कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था और इसका उद्देश्य जो कि था वह बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की जो कि खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का इसमें समाधान खोजना है। तो आप इसे याद रखें क्योंकि ये प्रथम वैश्विक जो कि बौद्ध शिखर सम्मेलन है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के कम्बन अंगूर जो कि कम्बन पन्नीर थाराचाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? और इस अभी हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारे जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, तो आप लोग कृपया उसे नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध जो कि कम्बन अंगूर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभन घाटी की दक्षिण भारत के अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है, जहाँ कम्बन पन्नीर थाराचाई की खेती की जाती है, जिसे मस्कट हैम्बर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिए, तमिलनाडु की क्योंकि आपको जगह के नाम बेसिकली पूछे जाते हैं तो ये कहाँ से हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कि एक्सप्रेस परिवहन कंपनी कौन सा है? फेड एक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ राजेश सुब्रमण्यम को व्यापार में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान जो कि पुरस्कार है 2023 से सम्मानित किया गया। यह किसे किया गया? तो ये जो कि एक्सप्रेस परिवहन कंपनी के जो कि इसके हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उसको कौन नाम है? तो राजेश सुब्रमण्यम को व्यापार और उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय जो कि सम्मान है वह भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के लोगों और प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सत्र में जो कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन जनवरी जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। तो इसे भी आप याद रखें क्योंकि आयोजन स्थल भी आपसे पूछा जा सकता है। और नाम तो आप याद रखें कौन है? राजेश सुब्रमण्यम। आगे देख लेते हैं। जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो कि जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो आप इसे याद रखें कौन सा है? जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया एंजेला मार्केल को, और यह जर्मनी का एकमात्र जो कि संघीय सम्मान है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन जो कि पॉपुलेशन फंड
द्वारा जारी की गई स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में आपने ज़रूर सुना होगा। तो UNFPA द्वारा जारी की गई जो कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो कि जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गया है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.47 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं यह भारत इसके मामले में टॉप पे चला गया है। तो यह आपके लिए यह क्वेश्चन बनने का संभावना है। आगे देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? तो यह जो कि विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। कौन है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो कि पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है। यह कौन सा है? तो ये पहली वायुसेना महिला अधिकारी है। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। आप इसे नाम याद रखें, क्या नाम है? तो दीपिका मिश्रा। आगे देख लेते हैं, भारतीय खिलाड़ी नित्या श्री सुमति का जो कि संबंध किस खेल से है? तो यह जो कि भारत की जो कि नित्या श्री है सुमति, हाल ही में आयोजित हुए ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के शानदार प्रदर्शन कर 2 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया। तो यह कौन है? इन्होंने अभी जो कि आयोजित ब्राज़ील में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो कि टूर्नामेंट हुआ उसमें उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। और यह 18 साल की नित्या ने SH जो कि कैटेगरी 6 से है उसमें महिला सिंगल्स के फाइनल में पेरू की गिउलियाना पोवदा को हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप इस वर्ड को आप याद रखें, क्या है? SH6। और SS जो कि 6 होता है, यह एक प्रकार से देखा जाए तो छोटे कद के विकार वाले प्रतिभागी को इस कैटेगरी में रखा जाता है। आगे देख लेते हैं, वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो यह जो कि चीन को पीछे कर अमेरिका बीते वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। इससे पहले देखा जाए तो हर साल आपको चीन देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार अमेरिका जो कि आगे निकल गया और दोनों देश के बीच इस दौरान 7.65 वृद्धि का व्यापार हुआ। तो आप इसे अमेरिका नाम याद रखें, जिसके साथ सबसे बड़ा भागीदार हमारा व्यापारिक है। आगे देख लेते हैं, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो क्यूबा के जो कि राष्ट्रपति निगुरेल डियाज को जो कि दूसरी बार क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए और यह केनियन के संसदीय वोट में दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल हासिल किया। यह एक प्रकार से देखा जाए तो कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी हवाना इसकी राजधानी है। तो आप इसे नाम याद रखें, क्यूबा। और यह कहाँ की है? जो कि कैरेबियन सागर में एक प्रकार से द्वीपीय देश है। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले इंटर अल्पाइन 2023 फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले इंटर अल्पाइन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले इंटर अल्पाइन 2023 का जो कि आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया। यह विश्व के सबसे बड़े मेले में से एक है। ये क्या है? विश्व में जो कि सबसे बड़ा मेला है, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसमें भाग लिया। और यह मेला प्रमुख रूप से देखा जाए तो कार उद्योग के लिए मंच प्रदान करता है। यह किसके लिए? जो कि कार उद्योग के लिए यह मंच प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं, भारत का कौन सा शहर डिजिटल भुगतान लेन देन में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो आपको डिजिटल भुगतान के मामले में पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो भारतीय जो कि भुगतान सेवा फर्म है वह वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान मामले में बेंगलोर जो कि शहर है सबसे शीर्ष पे है, जो कि जिसमें बेंगलोर सबसे शीर्ष, इसके आगे नई दिल्ली, फिर मुंबई, इसके आगे पुणे, फिर चेन्नई का स्थान आता है। तो आप देख सकते हैं यह 5 शहर आपको दिया गया है। इस क्रम में आप याद रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, जिसमें बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई। और ये डिजिटल जो कि प्रोग्राम में हुआ 1 जुलाई 2015 से स्टार्टअप किया गया। आगे देख लेते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है? तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। और यह जो कि पोलैंड का सर्वोच्च, एक प्रकार से देखा जाए तो सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें मानवाधिकार की रक्षा के लिए उनकी असाधारण सेवाओं के लिए दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अभी रूस और यूक्रेन युद्ध में इन्होंने जो भूमिका निभाई था उसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। आगे देख लेते हैं, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया? तो यह देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इसकी स्थापना किया गया है।
यह एशियाई किंग जो कि गिद्ध है, IUCN की रेड डेटा जो कि बुक में शामिल गिद्ध की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त एशियाई जो कि किंग गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया, जो अपनी तरह का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। तो आप देखा जाए तो यह अपनी तरह का एक प्रकार से पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। तो आपसे जरूर नाम पूछने का संभावना है। तो यह उत्तर प्रदेश में है, यह महाराजगंज जिले में यह अवस्थित है, जहाँ जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आगे देख लेते हैं, किन 2 भारतीय समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लेम का दर्जा दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट देखा जाए तो होता है। तो यह लक्षद्वीप जो कि लक्षद्वीप के 2 समुद्री तट कौन है, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। तो आप इस 2 बीच का नाम याद रख सकते हैं। यह क्या है, मिनिकॉय थंडी बीच और कदमत बीच को फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू बीच की सूची में जोड़ा गया है। और यह जो कि ब्लू फ्लैग प्रमाणित जो कि समुद्र तटों की संख्या जो कि अब भारत में कितना हो गया, तो 12 हो गया है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। ब्लू बीच जो कि दुनिया में सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला इको लेवल है। यह जो कि जहाँ स्वच्छ जो कि तट है उसे यह इको लेवल के शामिल किया जाता है, एक रिमार्क के तौर पर दिया जाता है। तो यह अभी देखा जाए तो अभी हाल ही में लक्षद्वीप के 2 समुद्री तट मिनिकॉय थंडी बीच और कदमत बीच को दिया गया। इस प्रकार से टोटल भारत में 12 हो गए हैं। आगे देख लेते हैं, भारत ने सौर तूफान का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI कंप्यूटर मॉडल विकसित किए जाने के लिए किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो यह जो कि भारत ने सौर तूफान का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI कंप्यूटर बेस्ड जो विकसित करने के लिए नासा के साथ इन्होंने साझेदारी की है। किसके साथ की है, तो नासा के साथ इन्होंने साझेदारी की है, जो खतरनाक अंतरिक्ष मौसम से अलर्ट करने के लिए AI टूल्स के माध्यम से उपग्रह डेटा को यह शामिल, एक प्रकार से उपग्रह डेटा से इन्होंने यह डिटेल एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो यह किसके साथ किया गया, तो आपको याद रखना है नासा के साथ इन्होंने किया गया है सौर तूफान के लिए। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन जो कि एक वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा, और वह वन लाइनर फैक्ट है, क्योंकि इसमें आपको कोई डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, यह डायरेक्टली आपको याद रखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया। यह कहाँ दिखाया गया है, तो यह नई दिल्ली में इसका हरी झंडी दिखाया गया है। आगे देख लेते हैं, US इंडिया टास्क फोर्स का इसमें नामित किया गया है। तो यह किसे किया गया है, तो यह नीला बिंदापुरी को इसमें जो कि नामित किया गया है। कौन सा देश सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बना है, तो कौन सा देश ये बना है, तो यह सीरिया जो कि सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बना है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे क्वेश्चन दिए हैं, वह है किसे मेल्किन आदि सेसिया पुरस्कार दिया गया है। तो यह जो कि उत्साह पटनायक को दिया गया है। तो आप इसे याद रखें। दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में सबसे शीर्ष पे कौन है, तो यह सबसे शीर्ष पे जो कि न्यूयॉर्क इसमें शामिल हुआ है। तो आप इसे जरूर याद रखें। आगे देख लेते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग जो कि किया गया है। तो यह जो बेरिया मजूमदार के द्वारा यह लिखा गया है। तो यह इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो, क्योंकि अभी हाल ही में यह अभी चर्चाओं में रहा था। आगे देख लेते हैं, चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फॉर होम की पहल शुरू की है, और यह इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो, यह कर्नाटक में इसकी शुरुआत किया गया है। आगे देख लेते हैं, 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह जो कि बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं, किसे साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो यह नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह किया गया है। तो आप इसे जरूर याद रखें, क्या है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च। किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने का काम किया, शुरुआत किया है, तो यह जो कि असम के द्वारा यह किया गया है। तो यह आप इसे याद रख सकते हैं, असम सरकार द्वारा। मुलेपेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत कहाँ किया गया, तो यह जो कि आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। तो यह कौन सा नाम है, तो मुलेपेटा ग्रीनफील्ड निर्माण की शुरुआत। आगे देख लेते हैं, किस राज्य में शलोखा योजना लागू की गई है, तो शलोखा योजना जो कि महाराष्ट्र में लागू की गई है। तो यह याद रखें जरूर, शलोखा योजना। आगे देख लेते हैं, तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल कहाँ खुला है, तो यह जो कि पुणे में खुला है। तो आप इसे देखा जाए सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है, तो पुणे के साथ जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट जो कि स्टारशिप की लॉन्चिंग जो कि
इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़ा शक्तिशाली रॉकेट जो कि क्या है स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो कि स्पेस एक्स की कंपनी है, इसके लॉन्चिंग फेल हो गई है। आगे देख लेते हैं, किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यह जो कि किसान संपर्क जो अभियान वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। आगे के देख लेते हैं, स्टार स्पोर्ट्स में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है। आगे के देख लेते हैं क्वेश्चन, किसने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया गया है। तो यह जो कि जयदीप मुर्कीजिया ने इसका विमोचन किया है। तो यह क्या नाम है, जयदीप मुर्कीजिया। भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो G20 पार्क, तो यह नई दिल्ली में इसका प्रस्ताव रखा गया है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में GST संग्रह के मामले में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह देखा जाए तो आपका राजस्थान इसमें शामिल हुआ है, जहाँ पे आपका GST में 23% की वृद्धि देखा गया है। आगे देख लेते हैं, कहाँ के पहले अश्वत्थ जो कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन है, रॉबर्ट विल्सन। आप नाम भी याद रख सकते हैं, रॉबर्ट विल्सन जो कि कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जो अश्वत्थ हैं वह न्यूयॉर्क के बने हैं, और यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका न्यूयॉर्क से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह टॉप 20 जो कि आपके वन लाइनर फैक्चुअल जो कि क्वेश्चन थे वह भी हमने देख लिया। साथ में हमारा जो कि वीक के करेंट अफेयर्स थे उसे हमने पूरा कर लिया। तो अब से देखा जाए तो ये आपके जो कि वीक के करेंट अफेयर्स कहाँ से थे, ये आपके वीक के करेंट अफेयर्स 17 अप्रैल से 23 अप्रैल के हमने करेंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया। और आपके डेली टारगेट टॉपिक जो कि चल रहा है उसके तहत देखा जाए तो आपको 10th क्लास का NCERT भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग कृपया चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे क्या होगा आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। और साथ में आप क्या है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी एक जगह ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि क्या है अभी आप देख सकते हैं BPSC का जो कि बहुत सारे आपको पैटर्न बन रहे हैं और एग्ज़ाम का जो कि नेचर भी बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका कम्बाइंड एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी आप अच्छे से अभी से लग जाइए, क्योंकि 30 सितंबर को जो अनुमानित एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम यदि नहीं निकल पाया तो आपसे क्या होगा 1 ईयर तक आपको वेट करना पड़ेगा, 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग कृपया अभी से अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे क्या होगा आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के जो करंट अफेयर्स आपके रनिंग वीक के रह गए वह कौन सा है। तो अभी आपके 24 अप्रैल से देखा जाए तो 30 अप्रैल तक जो कि आपके इस बीच के करंट अफेयर्स आपके अभी बाकी हैं, जो कि अभी देखा जाए तो यह आपको होपफुली देखा जाए तो वेडनेसडे तक आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लोग कृपया चैनल पे नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे क्या होगा आपको आसानी से यह जो कि नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो आपको क्या होगा पता नहीं चल पाएगा जो कब वीडियो आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग कृपया चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको आसानी से सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग हमारे डेली टारगेट टॉपिक है उससे ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं यह 2 महीने से सीरीज चल रहा है और यह हमारा जो कि मई तक टारगेट है। मई तक टारगेट जो कि हमारा 12th NCERT तक कंप्लीट करना है। साथ में इससे आगे जो कि हम लोग सीरीज डी स्टार्ट क्या करेंगे इसके माध्यम से, तो इसके माध्यम से जो कि GS हमारा सेक्शन है लूसेंट हम इसमें शुरुआत करने वाले हैं। साथ में जो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, कौन सा मॉडर्न, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इसमें दिए जाएंगे टॉपिक और इम्पोर्टेंट जो रहेंगे उसके बुक आपको फॉलो करने के लिए भी बताया जाएगा। जैसे मॉडर्न में आपको देखा जाए तो स्पेक्ट्रम से भी टॉपिक दिए जाएंगे।
तो आप लोग कृपया इस सीरीज से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको क्या है यहाँ से सेल्फ स्टडी के माध्यम से आसानी से अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यह ना कोई कोचिंग का प्रमोशन है एक तरह से देखा जाए, और ना चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं। मैं आपको बस एक तरह से देखा जाए तो टॉपिक प्रोवाइड करूंगा जिसे आपको खुद कंप्लीट करना है, ना कि आपको नोट्स के माध्यम से दिया जा रहा है। आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको पता चल पाएगा जो क्या किस टॉपिक में दिया गया है। नोट्स के माध्यम से क्या है, आप सभी टॉपिक नहीं पढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ केवल आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह अभी कम दिए जा रहे हैं, जो कि अभी एनसीईआरटी से अभी मिल रहे हैं। यदि आप देखा जाए तो मई में ख़त्म हो जाने के बाद आपको यह अलग सीरीज आपको देखने को मिलेंगे, और यह आपको अपडेट बाद में बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए मात्र यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहा। बाकी मिलते हैं अगले टारगेट टॉपिक के साथ में, जो कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स टॉपिक है, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने पढ़ाई में ध्यान लगा के आप अपने जो नोट्स हैं उसे भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि अभी आपको मेंस का भी साथ में पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी टाइम प्री एग्ज़ाम में अभी टाइम है। तो आप लोग कृपया मेंस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, धन्यवाद।